अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम आर पार। आज दंगा तंत्र और इसे पोषित करने वालों पर बात करनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि हरियाणा के नूह मेवात में जो हुआ उसका असर सीधे तौर पर हमारी और आपके जीवन पर जिंदगी से जुड़ा है। क्योंकि यह कोई सामान्य घटना नहीं है। शोभा यात्रा पर हमला हुआ, लोगों पर पत्थर बरसे, गाड़ियां फूंक दी गई, पुलिस वालों पर भी जोरदार प्रहार हुआ, उनकी गाड़ियां भी जला दी गई। साइबर पुलिस स्टेशन पर भी अटैक हुआ, होमगार्ड के जवान की मौत हो गई, वो मारे गए। मेवात के डीसीपी के सिर में गंभीर चोट लगी, एक इंस्पेक्टर के पेट में गोली मार दी गई। घंटों तक बेखौफ हिंसा का नंगा नाच हुआ। लेकिन अब आप ये भी जान लीजिए कि हिंसा का ये खूनी खेल क्यों हुआ। वजह सिर्फ इतनी थी कि एक समुदाय विशेष को यह शक था कि नासिर और जुनैद की हत्या में फरार चल रहा मोनू मानेसर शायद यात्रा में शामिल हो सकता है। यह सिर्फ और सिर्फ एक शक के चलते था। नूह को जला देने की कोशिश हुई। कुछ दिन पहले हिंसा का यही पैटर्न हमने फ्रांस के पेरिस में भी देखा था। वहां शक इस बात का था कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और गोली मारी गई है। सवाल यह है कि हिंसा वाली यह कट्टर सोच कहां से पैदा हो रही है। जहां इंसानियत को रौंदा जाता है, नियम कानून की धज्जियां तो उड़ाई जा रही हैं, लेकिन सवाल उस सिस्टम पर भी है जो इस कट्टर सोच को पहले से भांप नहीं पाया। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। पेरिस से मेवात, किसका हाथ? चाहे वो फ्रांस का पेरिस हो, चाहे वो भारत के हरियाणा का मेवात हो, पैटर्न एक क्यों है, सिमिलर पैटर्न क्यों है? यह कहानी बहुत गहरी है व्यूअर्स, इसलिए आज का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। मेवात को मिनी पाकिस्तान क्यों कहते हैं, ये कल हमने साक्षात देखा। ये बेखौफ हिंसा का नंगा नाच है। पुलिस की गाड़ी फूंक दी गई। साइबर पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ। पुलिस सुरक्षा में मंदिर से श्रद्धालुओं को निकलना पड़ा। मेवात के डीएसपी सज्जन सिंह के सिर में गंभीर चोट लगी। गुरुग्राम क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर अनिल के पेट में गोली लगी। लेकिन पहले इस पूरे मामले में क्रोनोलॉजी समझिए। हरियाणा के नूह में सोमवार को ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा निकाली गई। भीड़ हजारों की थी, जिसकी अगुवाई विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने की थी। झूठी अफवाह फैली कि यात्रा में नासिर और जुनैद की मौत के मामले में फरार चल रहा मोनू मानेसर भी। इसके बाद समुदाय विशेष के लोगों ने यात्रा पर पत्थरों से हमला कर दिया। घर की छत से पत्थर बरसाए गए। जिस कदर हथियार लहराए गए हैं, जिस तरफ गोलियां चलाई गई हैं, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहाँ पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है, जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग कर रहा है। सर, मोनू मानेसर की उपस्थिति थी या नहीं, क्योंकि उसी की अफवाह के बाद इंटेलिजेंस के हिसाब से वो यहाँ पे मौजूद नहीं थे। लेकिन सवाल है कि क्या इतने पत्थर अचानक आ गए? जरा कांग्रेस के विधायक मामन खान का ये पुराना बयान सुनिए। आपके मंत्री याद रखना, ये मेवात गए, इसकी प्यासी ना फोड़ी तो मेवात भी हमसे कौन कहेगा। इन दो तस्वीरों में हिंसक सोच वाला पैटर्न समझिए। पेरिस से मेवात तक कानून को ताक पर रखकर हिंसा का नंगा नाच वाली ये सोच कहां से पोषित हो रही? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। पेरिस से मेवात, किसका हाथ? पेरिस से मेवात, किसका हाथ? और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। दंगा तंत्र के आगे असफल सिस्टम का विश्लेषण। पहली चूक, इतने बड़े आयोजन के बीच
नूह के एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर क्यों थे, यह बड़ा सवाल है। दूसरी बड़ी चूक, सोशल मीडिया पर फैल रही आग को लगातार अनदेखा क्यों किया गया। तीसरी बड़ी चूक, घर की छतों पर पत्थर जमा होते रहे, सिस्टम को कोई भनक नहीं लगी। चौथी बड़ी चूक, मामला नूह से शुरू होकर गुरुग्राम तक पहुंच गया, पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई। पुलिस की तो अपनी गाड़ियां तोड़ी गई, पुलिस के वाहनों को आग लगा दी गई, पूरा सिस्टम धता बना दिया गया नूह के अंदर। यह इतनी बड़ी वारदात है कि आज जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो उसकी सिर्फ 50% है, आधी से ज्यादा तस्वीरें तो कैप्चर ही नहीं हुई है। इतनी बड़ी वारदात हुई है नूह के अंदर। हरियाणा के खुफिया अलर्ट के बावजूद नाकाम, यह पूरी साजिश नाकाम क्यों नहीं हो पाई? जब सीआईडी का इंटेल था, यानी इंटेलिजेंस एजेंसी उसका इंटेल था, तो इस साजिश को नाकाम क्यों नहीं किया जा सका? क्या लोग इतने हावी थे कि वो पूरे सिस्टम पे हावी हो गए, और क्या किसी को भनक तक नहीं लगी? बड़ा सवाल यह है, क्या मेवात और पेरिस की जो हिंसा है उसका पैटर्न एक ही है? आज इस मूल सवाल के साथ मैं चर्चा को ओपन करता हूं। अश्विनी उपाध्याय मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जाने माने वकील। मेरे साथ अखिलेश सिंह है, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अरुण यादव हैं, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, जाने माने। मेरे साथ वारिस पठान हैं, प्रवक्ता है एआईएमआईएम के। शादाब चौहान है, नेता है पीस पार्टी के। रिजवान अहमद है, पेशे से वकील हैं, जाने माने सामाजिक चिंतक है, उनका भी अभिनंदन है। मैं आज की शुरुआत करता हूं अखिलेश जी आपसे। अखिलेश जी, राहुल जी का ट्वीट आया, उन्होंने बोला बीजेपी ने केरोसिन डाल दिया है पूरे मुल्क के ऊपर। क्या आपको लगता है जो नूह में हुआ वो सिस्टम फेलियर था या प्रायोजित था? अखिलेश, देखिए अमीश जी, आप सिर्फ नूह मत देखिए, आप पूरे हिंदुस्तान में खास तौर से जहां पे बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, वहां पे एक माइंडसेट कैसा लोगों का विकृत किया जा रहा है। मणिपुर से लगा जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, कुछ लफंगों को शेल्टर दिया जा रहा है। चलती ट्रेन में देखिए दिमाग में कितना खुराफात भरता रोजाना भरा जा रहा है, किस तरह से लोगों के दिलो दिमाग में हिंसा, कट्टरता, अराजकता, सांप्रदायिकता घर बनाने दिया जा रहा है, और पूरी तरीके से किया जा रहा है। ट्रेन चलती ट्रेन में एक सरकारी पुलिस के अधिकारी, जिसको हम आतंकी कहेंगे, वो नाहक गोली मारता है लोगों को, और क्या कहता है? ये माइंडसेट कहां से आ रहा है? क्यों लोग इस तरह के होते जा रहे हैं? कहीं पे भी देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बरेली में एक कांवड़ी यात्रा में सब चीज शांतिपूर्वक, इतना विरोध के बावजूद भी वहां के प्रशासन ने व्यवस्था कर दी, और वहाँ पे कुछ हथियार बंद थे, उसको वहाँ पे इसी तरह की आगजनी और दंगे की पूरी तैयारी हो गई थी। बरेली को जलने से जिस एकदम सक्षम और काबिल और योग्य अधिकारी है, वो हर जगह उसको परखा गया है, हर सरकारों ने उसे परखा है, और उसने बड़ी बखूबी से इस तरह की घटनाओं को होने से रोका। 10 मिनट में उसका ट्रांसफर हो गया जी। क्यों? इस तरह के चीजों को कौन प्रोत्साहित कर रहा है? ये बताने का आप कह रहे कि आप कह रहे कि यही हमारा आदरणीय मोदी जी, भारत के अंदर आप बीजेपी सबसे भी जानना चाहेंगे। अपनी बात को 2 मिनट रखा सर। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की जहां सरकारें हैं वहां ये ज्यादा तेजी से हो रहा है, जहां डबल इंजन की सरकार है वो ज्यादा तेजी से हो रहा है। आपकी बात, आपकी अपनी बात को रखा। मैं अश्विनी उपाध्याय का रुख करता हूं, लेकिन मेरे एक मन में सवाल खड़ा हुआ, फ्रांस में किसकी सरकार है? वहां पर क्या बीजेपी की सरकार है? क्या आरएसएस के लोग एक्टिव हैं? फ्रांस में क्यों हुआ? मैं जानना चाह रहा हूं आपसे अखिलेश जी, अगर आप इसके बारे में कुछ प्रकाश डाल पाए। फ्रांस में क्यों हुआ? पैटर्न सेम था, पैटर्न सेम था, लगभग एक जैसा। फ्रांस में तो 10 दिन तक चला। आपको तो मैं ये तो मैं नहीं कह सकता कि ये आप बड़े मूर्खतापूर्ण सवाल कर रहे हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये कितना मूर्खतापूर्ण सवाल है। मैं जरूर ये कहूँगा कि किस तरह से चतुराई से बात को कहां से कहां भेज लगाया जा रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में जिसकी सरकार होती है, जिम्मेदार जवाबदेही उसकी आपने सही, मैं आपकी बात को सही मान रहा हूं।
मैं आपकी बात को सही मान रहा हूं, लेकिन जब मैंने आपको एक बोलने दे भाई, मेरे भाई बोलने दें। मैं तो बोलने दे रहा आपको, 2 मिनट आप ही ने बोला। मैंने बोला जब पैटर्न एक हो तो क्या आपको लगता नहीं है ये वहां पर क्या फ्रांस की सरकार भी बेवकूफ बना रही है लोगों को? ये सब कुछ ऑपरेट यहीं से हो रहा है। इसका मतलब आप कह रहे हैं यहां पे नफरत फैलाई जा रही है, तो फ्रांस पे नफरत कौन फैला रहा है? पूरे यूरोप में नफरत कौन फैला रहा है? आप ही बोलेंगे, अपना आप ही बोलते रहेंगे। जी अमीर जी, क्राइम का पैटर्न सब जगह एक होता है। कट्टे से या गन से ही जब हत्या होती है, बंदूक से होती है, बम से होती है, लाठी डंडे से होती है, पत्थरबाजी होती है। ये क्राइम के पैटर्न पूरे दुनिया में एक हैं। तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे? ऐसा बेवकूफी भरा आप तर्क दे रहे हैं। चलिए ये तर्क आपको बेवकूफी भरा लग रहा है, ये तर्क आपको बेवकूफी भरा लग रहा है, और आपको लग रहा है उसको आप यहाँ से वहां जोड़ रहे हैं और आप बोलने नहीं देंगे। बिल्कुल बोलने दे रहे हैं, बिल्कुल आपको बोलने दे रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं, तो क्या क्राइम का पैटर्न भी अलग है? अब सुनिए, अब जी नहीं, जो आपको बात मैं अश्विनी उपाध्याय का रुख करता हूं। अश्विनी उपाध्याय, ये तो कोई तर्क ही नहीं है कि फ्रांस और पेरिस में जो हो रहा है वो वैसा घटनाक्रम मेवात में कैसे हो रहा है। वो क्रोनोलॉजी एक नहीं है, वो सिस्टम एक नहीं है। ये तर्क क्यों दिया जा रहा है? देखिए, आपने तो केवल फ्रांस का नाम लिया अमित जी। जो हरियाणा में हुआ, यही बंगाल में हुआ, यही कश्मीर में हुआ, यही केरल में हुआ, मणिपुर में पहले हुआ था और फ्रांस में हुआ। मैं और भी बताता हूं, जो हरियाणा में हो रहा है उसी पैटर्न में तुर्की में हुआ। तुर्की में कोई गैर मुस्लिम नहीं बचा हुआ है। यमन अशांत है, तुर्की अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है, सीरिया अशांत है, बांग्लादेश अशांत है, सोमालिया अशांत है, फिलीपींस अशांत है, पाकिस्तान अशांत है, नाइजीरिया अशांत है, तजाकिस्तान अशांत है, अफगानिस्तान अशांत है। इसी सोच ने यूएस, जो कहते हैं संयुक्त राष्ट्र रूस, यूएसएसआर, उसके टुकड़े हो गए थे, उसमें से कई सारे टुकड़े निकल आए थे। तो ये एक सोच है, और सोच क्या है मैं आपको बस 30 सेकंड के अंदर बताता हूं जी। मैं हनुमान जी का पुजारी हूं, लेकिन कभी नहीं कहता केवल हनुमान जी ही पूजा के लायक हैं। अखिलेश प्रताप सिंह भी शायद शंकर जी की पूजा करते होंगे, लेकिन ये कभी नहीं बोलते केवल शंकर जी ही पूजा के लायक हैं। आप अगर भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो आप भी कभी नहीं बोलते केवल भगवान विष्णु ही पूजा के लायक हैं जी। ये नफरत की सोच वहां निकलती है जब स्कूलों में सिखाया जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई भी इबादत के लायक नहीं है। ये जब छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाएगा तो समस्या बड़े होने पे बढ़ेगी। अगर बचपन में यह सिखाया जा रहा है कि जो ये करे वो तो ठीक, जो ये ना करे वो काफिर, जो ये करे उसको कुछ भी कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट करो, उसको जैसे भी करके मुकम्मल करो, उसको जैसे भी करके ईमान में ले आओ, ऐसी बातें जिन स्कूलों में सिखाई जाएगी। इसलिए मैं आपको एक बात कहता हूं, जिन देशों में मदरसा है वहां अशांति है, जिन देशों में मदरसा नहीं है वहां शांति है। ओके, वारिस पठान। देखिए अमीश भाई, सुना मैंने सबकी बात। अब फ्रांस में क्या हो रहा है, रशिया यूक्रेन से क्यों लड़ रहा है, यूक्रेन रशिया से क्यों लड़ रहा है, नाइगर में नया प्रेसिडेंट आने के बाद में फ्रांस को यूरेनियम देने से क्यों बंद कर दिया, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो अमीश भाई, है प्रीत जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूं, भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात बताता हूं जी। और आपके चैनल पर मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नू मेवाट हरियाणा में हो रहा है, इसकी पूरी जवाबदारी भाजपा सरकार की है। ये पुलिस प्रशासन इंटेलिजेंस का टोटल फेलियर है। जब उनको पता है वहां पर जुनेद नसीर को किस तरह से जिंदा जला के मार दिया गया, उसका जो मुख्य आरोपी मोनू मनेसर, वो भागा हुआ भगोड़ा आरोपी है, बाहर से बैठ के सोशल मीडिया पे रील बना के भेजता है इंस्टाग्राम पे, गन मशीन के साथ, इसके साथ वांटेड है। पुलिस प्रशासन उसको पकड़ती नहीं है, तो पुलिस को रोकना चाहिए इस तरह की घटने का। बात नंबर 2, आपने सारे वीडियो दिखा दिए, एक वीडियो और दिखाना था ना, गुरुग्राम सेक्टर 67 का, जहां पर अंजुमन मस्जिद के ऊपर कल 200 दंगियों ने अटैक किया, हमारी मस्जिद को जला दिया, शहीद किया। वहां का जो नायब इमाम था मौलाना साद, 19 साल का, उसको उसे मार दिया, उसको शहीद कर दिया गया। उसके कातिल कौन थे? अब किसने इन सबको रेडिकलाइज किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है अमीश भाई। ये रेडिकलाइज होने की वजह ये कि आप और हम जो देख रहे हैं ना टीवी पे, के रस्ते में पुलिस के सामने खड़े होके दंगाई नारे लगा रहे हैं, जब मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे,
एक वीडियो आया है वहीं से नू से, वहां पर एक आदमी हाथ में हथियार लेकर खड़ा हुआ है और बोल रहा है जागो वीडियो चल रहे हैं, जिस वीडियो की प्रमाणिकता ना हो उसकी चर्चा हम ना करें, पब्लिक वहां शांति बनाए रखे, बहुत जरूरी है। मेरा निवेदन है जो वेरीफाइड न्यूज हो, अरे मुसलमानों की दुकानों को जलाया जा रहा है, इस प्लेटफॉर्म पे वही शेयर करें ना। मेरा निवेदन है वेरीफाइड न्यूज को शेयर करें इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए अभी भी एसटीएफ की वहां छापेमारी चल रही है और जहां तक आपने इंटेलिजेंस फेलियर की बात कही, मैं आपकी बात से सहमत हूं, इंटेलिजेंस का बड़ा फेलियर था। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि फ्रांस और मेवात को आपस में जोड़ना बेवकूफी है, एक्चुअली वो बेवकूफ आपको लोगों को बना रहे हैं। एक्चुअली वो बेवकूफ पब्लिक को समझते हैं, आपको समझते हैं व्यूअर्स। और वो क्यों समझते हैं, इस कार्यक्रम के दौरान ये साबित होगा। वो देश की जनता को मूर्ख क्यों बनाने का प्रयास करते हैं, मैं इस कार्यक्रम के दौरान वो साबित होगा सब कुछ इसी कार्यक्रम के अंदर। रिजवान, पहली बात जो इस समय इंपॉर्टेंट है, एसटीएफ की छापेमारी हो रही है लेकिन सिस्टम का फेलियर तो है। मैंने खुद अपने विश्लेषण में दिखाया कि सीआईडी की इंटेल थी, इंटेलिजेंस की इंटेल थी। एसपी वरुण सिंगला छुट्टी पर क्यों चले गए थे अचानक, ये सारे सवाल खड़े होंगे और उन तमाम चीजों पर सवाल है, लेकिन पैटर्न पर कोई सवाल नहीं कर सकता और वो मूर्खता बड़ा होगा या पब्लिक को मूर्ख बनाना होगा अगर हम पैटर्न की बात नहीं करते। हाँ बीज भाई, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए जहां तक बाहर के देशों की बात करना है तो अभी 4 दिन पहले मैं ओवैसी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था एक चैनल पर, इंग्लिश चैनल पर। तो उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी 14 और 16 साल की लड़कियों की शादियां होती हैं कई स्टेट में, तो भाई भारत में क्यों नहीं हो सकती। तो जैसा वारिस भाई ने बोला मैं हूं यहां की प्रीत यहां की गाता हूं, तो ये बात भाई ओवैसी साहब से बताओ कि अगर लड़कियों की शादी की उम्र डिस्कस होनी है तो अमेरिका की स्टेट्स में क्या एज है उसको डिस्कस ना करें, भारत की बात करें। पहली चीज देखिए, मान लेते हैं कि पैटर्न एक है, मान लेते हैं। अभी हरियाणा के जब आप बाइट दिखा रहे थे, अनिल विज साहब ने कहा कि मेवट में हिंदू मुसलमान हमेशा बड़े प्यार से साथ रह रहे थे। अरे भाई, यही एक आप में होम मिनिस्टरी साहब को ज्ञान नहीं है अपने हरियाणा का। मेवट का पूरा इतिहास सेंसिटिव है, इतिहास कम्युनल है। जस्टिस पवन कुमार की रिपोर्ट आ चुकी है कि मेवट में मुसलमानों ने दलितों का जो हाल किया है वो पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी का इतना बुरा हाल नहीं हुआ है। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये जस्टिस पवन कुमार की 2020 की रिपोर्ट है। और अनिल विज साहब टीवी पर बैठ के बोल रहे हैं कि यहां पर दोनों समुदाय के बीच में रिश्ता बड़ा अच्छा था। अगर आप ये मानते हैं कि पैटर्न मुस्लिम्स के क्षेत्र में वायलेंट हो जाता है, छतों से पत्थर चलते हैं, तो अगर एक जलूस में आमतौर के प्रोटोकॉल में 100 पुलिस वाले लगते हैं, तो भाई जहां पर सावन में कांवड़ यात्री निकल रहे हैं और मुस्लिम मोहल्ले से जा रहे हैं, देखिए किसी भी मोहल्ले से जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। कोई गली किसी के बाप की नहीं है, कोई किसी के बाप का इलाका नहीं है। लेकिन वहां पर 100 की बजाय 1000 पुलिस वाले पहले ही लगाओ ना। जी शदाब चौहान, क्या आपको लगता है प्रशासन पर तो सवाल खड़े होंगे लेकिन उग्र भीड़ पर कोई सवाल नहीं खड़ा होगा? जिसने पुलिस थाना फूंक दिया, जिसने पुलिस की गाड़ियों को तोड़ डाला, जिसने आम लोगों की गाड़ियों को तोड़ डाला, वहां पर बंधक बना लिया गया था, महिलाओं को बंधक बना लिया गया था, कोई सवाल नहीं खड़ा होगा? देखिए अमीर जी, आपका चैनल देश भर में देखा जाता है। सबसे पहले मैं मेवात के लोगों से विनम्र अपील करता हूं कि हम सब भारत के नागरिक हैं, किसी 1-2% लोगों पर अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति बनाए रखें। दूसरी बात यह है कि सब पे सवाल होगा जो लोगों ने गलत किया है, लेकिन रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होती है। और गवर्नमेंट को जब पहले से पता है, और हम कई बार आपके चैनल पे मैं कह चुका हूं कि हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए, जैसे मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए एक बात कहूंगा आज योगी आदित्यनाथ की, उन्होंने कांवड़ यात्रा के दौरान यह सुनिश्चित किया, 1-2 जगह का तो मुझे नहीं मालूम अगर कहीं हुआ हो, यह सुनिश्चित किया कि कहीं भी डीजे में
कोई भी ऐसा नारा नहीं लगाया जाएगा, या मस्जिद के सामने खड़ा करके डीजे नहीं बजाया जाएगा, या कोई उसमें ऐसा नारा नहीं होगा जो किसी धर्म के खिलाफ हो। इसीलिए वो चीजें रही। और अगर वहां पर जाकर के बरेली में अगर कुछ गुंडों ने प्रयास किया तो सैल्यूट करता हूं मैं प्रभाकर चौधरी को कि उन्होंने ट्रांसफर कराना मंजूर किया, लेकिन अवैध हथियार लेकर आए, शराब पीकर हुड़दंग होने का षड्यंत्र करने का षड्यंत्र रचने वालों का पूरा प्रोग्राम नाकाम कर दिया। हमारी जिम्मेदारी यह है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले, और जो कंपेयर कर रहे हैं पाकिस्तान से नू को, वो सबसे बड़े देशद्रोही हैं। और अनिल विज ने सही कहा है कि मेवात में कोई इशू नहीं था, ये क्रिएट किया गया। और वो मोनू मानेसर जो है वीडियो, ये जो 500 लोगों की पब्लिक, ना एक सेकेंड, ये जो 500 लोगों की भीड़ आ गई और पत्थर इनकी छतों पर रखे हुए थे, ये कैसे आ गए? ऑटोमेटिकली पत्थर बरस रहे थे क्या? मॉनसून में बारिश की वजह पत्थर बरस रहे थे क्या जो इकट्ठे हो गए? कैसे आ गए पत्थर? कैसे आ गए पत्थर? कैसे आ गई नंगी तलवारें? कैसे आ गए डंडे हाथ के अंदर? और कैसे सुनियोजित होकर 500 की भीड़ आती है? पुलिस की भी सुनेंगे या प्रशासन का दोष है, सारा का सारा प्रशासन का दोष है। इन 500 मुस्लिमों का कोई दोष नहीं है जो सड़क पे घूम रहे थे। अरे सुन तो लीजिए, आप इतना उग्र मत होइए। मणिपुर सवाल पूछ रहा हूं आपसे, मेवात तक हर घटना सुन, जवाब दे रहा हूं मैं, जवाब। अगर ऐसे वहां का एसएसपी चाले, सुनिए, अगर लोकल एसएसपी चाले में लिख के कह रहा हूं, लोकल एसएसपी चाले तो दंगा नहीं हो सकता, किसी की औकात नहीं है। और यह साबित कर लिया बरेली के एसएसपी ने। प्रभाकर चौधरी से सीखना चाहिए। और यह रेडिकलाइजेशन जो आ रहा है वो देश के लिए घातक है। मस्जिद को जलाया गया, इमाम को मारा गया, उसको कौन जिम्मेदार कहेंगे? वो मोनू मानेसर क्यों कर रहा है? मशीन गन के साथ फोटो है, अमित शाह जी के साथ फोटो, उसको कोई अरेस्ट नहीं करेगा। अरे भाई, वहां पर मोनू मानेसर उधर आया था क्या? अपराधी को अपराधी समझिए। जिसके नाम पर दंगे का लाइसेंस आप मिल गया, जिसके नाम पर दंगे का लाइसेंस लेकर लोग चल रहे हैं, मोनू मानेसर वहां आया था क्या? आया था? हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या मोनू मानेसर वहां था? सुन लीजिए, 15 दिन से वहां था क्या? 20 दिन से वहां था मोनू मानेसर? मुझे बताइए ना। उससे कौन सी मोहब्बत है? उससे कौन सा रिश्ता है अमीश जी आपका? क्यों मेरा क्या रिश्ता होगा? मोनू मानेसर कल का पकड़ा जाता है, आज पकड़ा जाए। मोनू मानेसर के साथ जो होना हो, मुझे बताइए। मोनू मानेसर के नाम पर लोगों को बंदी बनाना, मोनू मानेसर के नाम पर दंगा करना क्या जायज है? मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं शादाब। मेरा बड़ा बेसिक सवाल है, जवाब दे रहा हूं आज, जवाब दे रहा हूं। अगर कोई भी दंगा करता है तो उसको कहीं से भी फेवर नहीं किया जा सकता, सजा मिलनी चाहिए। लेकिन नारे लगाना, हथियार लहराना, और यह बाकायदा वीएचपी क्या कह रहा है? सब शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन वीएचपी आज भी धमकाने वाली बात कर रहा है। ये सोचिए आप, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। अरुण यादव सोशल एक्टिविस्ट है, ये लोग लगातार हरियाणा में काम करते रहते हैं। अरुण यादव, वीएचपी जो है वो भड़काने का काम कर रहा है, शादाब चौहान तो शांत करने का काम कर रहे हैं। दिख क्यों नहीं रहा किसी को? जी अमीश जी, हरियाणा में 22 जिले हैं। 22 जिलों में से 21 जिले जो हैं वो हिंदू बहुल जिले हैं। सिर्फ एक मेवात का जिला है जो मुसलमान बहुल इलाका है। अभी थोड़े दिन पहले ही मुहर्रम में बहुत सारे ताजिए इन 21 जिलों से भी निकले, लेकिन किसी भी हिंदू ने उस पर हमला नहीं किया। लेकिन मेवात में जब एक शांतिपूर्ण यात्रा, वहां पे तो कोई डीजे भी नहीं था, वहां पे तो किसी उस यात्रा में किसी ने नारे भी नहीं लगाए, उसमें महिलाएं भी थे, बच्चे भी थे, सब लोग उस यात्रा में शामिल थे। तो आप देखिए क्या हुआ। रही बात मोनू मानेसर की, तो मोनू मानेसर को राजस्थान की पुलिस पकड़ेगी। उस पर जो केस रजिस्टर्ड है, एफआईआर जो है वो राजस्थान में है, तो राजस्थान की पुलिस उसको पकड़े। उसमें अमित शाह और ये इनका क्या रोल है? तो क्या हिंदुओं की ही जिम्मेदारी है क्या कि इनकी जो यात्राएं हैं वो तो हर जगह ठीक से निकले, और हिंदुओं की कोई शांतिपूर्ण यात्रा भी अगर निकल रही हो तो उस पर ये पत्थर बरसाएंगे, पेट्रोल बम बरसाएंगे? और ये तो पूरा का पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र है जो रचा गया है मेवात के अंदर, जिसमें कांग्रेस के एमएलए मोहम्मद खान का भी बहुत बड़ा रोल है, जिन्होंने पहले ही कह दिया था कि मेवात में अगर तुम अरुण यादव मेरा सवाल सुनिए। अरुण यादव, आप बहुत बड़ी लाइन ले रहे हैं कि ये सुनियोजित। अरुण यादव, सवाल सुनिए। निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की नहीं है जी, मुसलमान भाई भी भाईचारा निभा सकते थे।
पूरे देश में एक नजीर पेश कर सकते थे, यह दिखाते हुए कि देखिए मेवात में भी हिंदुओं की यात्रा कितनी शांतिपूर्ण तरीके से निकल रही है। जी, लेकिन आप कह रहे हैं ये सुनियोजित साजिश है। वारिस पठान इस पर रिएक्ट करना चाहते हैं। वारिस पठान, 40 सेकंड रिस्पॉन्ड। वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि वायलेंस किसी भी तरह का हो निंदनीय है, खंडन करना चाहिए। मैं खंडन करता हूं, वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर ये क्यों हो रहा है अमीश भाई? आप देखिए ना, पिछले 9 साल से जब से बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, एक नफरत से फैला दी है। कभी धर्म सांसद के नाम पे जो बयानबाजी दी जाती थी कि जाओ मुसलमानों का नरसंहार कर दो, कभी बयानबाजी दी देश के गद्दारों को गोली मार दो, डैश डैश डैश, कभी बयानबाजी दी जाती थी योगी जी के जरिए से ठोक डालूंगा वाला पॉलिसी। उसका नतीजा हम तमाम देश ने क्या देखा कि जो देश का रक्षक था वो देश का भक्षक बन गया। आरपीएफ का जवान ट्रेन के अंदर जाता है। अब देखिए ये ऐसी घटनाएं पहली बार नहीं है। इसको आइसोलेशन में देखना घातक है। देखिए आरपीएफ जवानों में आपस एक सेकंड ऑडियो डाउन करिए। नहीं देखिए मैं फिर कह रहा हूं, इसको हिंदू मुस्लिम के एंगल से आप कृपया करके भड़काने का कोई काम ना करें। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आरपीएफ के जवान का जो घटनाक्रम है उसको आइसोलेशन में देखा जाए, उसका मेवात से कोई लेना देना नहीं है। उसका मेवात से कोई लेना देना नहीं है। एक दूसरे पर जवान कई बार फ्रस्ट्रेशन में, छुट्टी की फ्रस्ट्रेशन में गोली चला देते हैं, वो अलग घटनाक्रम है, उसको केस बाय केस देखना चाहिए। मेरा सीधा पॉइंट है कि ये दब से, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है 9 साल से सब कुछ हो रहा है, 47 का बंटवारा भी हो गया। 9 साल में ही हुआ है क्या 47 का बंटवारा? बताए कोई किसी को? कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर से बेघर कर दिया गया, क्या 9 साल में ही हो गया है सब कुछ? ये कई तरह के सवाल है। मुजफ्फरनगर के दंगे 9 साल में ही हुए हैं क्या? भागलपुर के दंगे 9 साल में ही हुए हैं क्या? सवाल खड़े होंगे। ये कई सारे हैं। और मेरा बड़ा सवाल वही है, फिर मेरा बड़ा सवाल यही है, दुनिया भर का पैटर्न आप नोट करिए, क्या वहां पे भी 9 साल से मोदी की सरकार घूम रही है? रिजवान अहमद 30 सेकंड, 30 सेकंड, देन अखिलेश जी। अमीश भाई, अभी मैंने आपको मेवट का बताया तो हमारे भाई ने कहा कि जो भी मेवट को पाकिस्तान से कंपेयर करता है वो देशद्रोही है। तो भैया वो कंपेयर मैं नहीं कर रहा, रिपोर्ट पढ़ के आया करो। वो जस्टिस पवन कुमार कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं तो रिपोर्ट पढ़ा रहा हूं और अमीश भाई को उसका लिंक भेज दिया है। पहली चीज। दूसरी चीज, अब ये बात आती है साहब नारे ना लगाए जाए मस्जिद के सामने, माना ये बदतमीजियां हुई, लेकिन अगर मेवट की बात हो रही है तो वहां कोई नारे लगने का आरोप है या नहीं है? जवाब है नहीं है। मौके पर पहुंचने से पहले ही उस जल अभिषेक यात्रा को रोक लिया गया। अब तीसरी बात नारे की आई। अगर नारे पर भड़कने का अधिकार है तो जो नारे लगाए जाते हैं कि जो गुस्ताखे नबी की एक सजा सर तन से जुदा, तो भाई इस बात पर तो पूरे 100 करोड़ हिंदू जिस दिन भड़क गए तो यार कोई नारा लगाने वाला नहीं रहेगा। तो नारे को भड़कने का बहाना ना बनाओ। और तीसरी बात और आखिरी बात, अभी भाई ने कहा बीजेपी के आने के बाद ये क्यों हो रहा है। मैं बता देता हूं क्यों हो रहा है। वो इस मारे हो रहा है कि पहले शोभा यात्रा निकालने वालों से कह दिया जाता था भैया वो मुसलमानों का इलाका है तुम उस तरफ नहीं जाओगे, तो शोभा यात्रा वाली कहते थे अच्छा भैया नहीं जाएंगे, सॉरी माफ कर दो। लेकिन अब एक ऐसा जमात खड़ी हो गई है जो कहती है कि रेडिकलाइजेशन अगर किसी ने इस देश में शुरू किया है तो उसका जवाब हम देंगे और हम उसी गली से निकल के जाएंगे। कोई इलाका किसी के बाप का नहीं है। इस मारे बवाल हो रहे हैं क्योंकि अब हिंदू मुसलमान का जवाब दे रहा है। जी, लेकिन मैं फिर आता हूं पॉइंट के ऊपर, जो पॉलिटिकल पॉइंट अखिलेश जी। अमीश अलाउ मी टू रिस्पॉन्ड। जी आई अलाउ यू टू रिस्पॉन्ड शदाब, बट अखिलेश जी इंतजार कर रहे हैं। अखिलेश जी, 9 साल का बहाना करके क्या हम सारी चीजों को दबा और छुपा सकते हैं 9 साल का बहाना करके, या आपको लगता है देयर इज अ हिस्ट्री टू इट? आपकी भी सरकारें रही हैं हरियाणा के अंदर, ऐसा नहीं है कि आपकी सरकार नहीं रही है, क्या देयर इज अ हिस्ट्री टू इट?
देखिए, यही मीडिया में ही जितने हम आप बैठे हुए हैं दिख रहा है कि किसकी क्या विचारधारा है, किसके मन में किसके प्रति कितना आक्रोश है। हमारे यहाँ पहले तो हनुमान चालीसा घरों में पढ़ी जाती थी, अब दूसरे के पूजा स्थलों पर जाके पढ़ने के लिए जोर लगाया जाता है, वहाँ जाके पढ़ा जाता है। ये क्या हिंदू धर्म है क्या? हमारे यहाँ तो जब भगवान की यात्रा कुछ निकलती है तो भक्ति भाव से निकलती है, श्रद्धा से निकलती है। लेकिन इधर हिंसा, कट्टरता, गुस्सा, हथियारों से लैस नशे में ये कौन संस्कृति पैदा कर रहा है? ये कौन से लोग हैं जिसकी सोच में, जिसके मूल में सिर्फ द्वेष है, बैर है? उसके परिणाम तो यही आएंगे। हमारा सनातन धर्म तो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। यहां बताया जा रहा है कि दूसरे के धर्म है ये वो। दर्जनों 50 कुछ हैं कि दूसरे धर्म का वेश बना करके लोगों ने इसी अयोध्या में जो एक पूजा स्थल पे कुछ आपत्तिजनक चीजें फेंकी गई और उसमें जो लोग पकड़े गए, वहां पे नागरिकों ने कोई दंगा फसाद नहीं किया, लेकिन पकड़ा भी तो से पकड़े गए, इसी प्रशासन ने पकड़ा ना। जो एक दूसरे धर्म के भेष बना के फेंके थे, वो कौन लोग थे? तो पकड़े गए ना, रातों रात हटा दिए गए वहां के भी पुलिस अधिकारी। तो ये जो चल रहा है ना, समाज को बांट करके सत्ता पे बने रहना और दूसरे को प्रति घृणा और नफरत और उन्माद पैदा करना, ये देश देख रहा है। अरुण यादव वांट्स टू रिस्पॉन्ड, अश्विनी उपाध्याय वांट्स टू रिस्पॉन्ड। अरुण यादव 10 सेकंड। अरुण यादव 10 सेकंड। आज के सोशल मीडिया पे 1 दर्जन घटनाएं हैं। काल्पनिक बताने वाले लोग हमें सनातन धर्म की शिक्षा और ज्ञान यहाँ पे ना दें, पहली बात तो। और दूसरी बात, अरे कौन बोला राम जी को काल्पनिक बताने वाले? तुम लोगों ने काल्पनिक बताया, तुम्हारे मैनिफेस्टो में है, 2004 के तुम्हारे मैनिफेस्टो में है। तुम्हारे मंत्री ने राज्यसभा में कहा था सीता काल्पनिक है। तुम्हारे मंत्री, तुम्हारे प्रदेश अध्यक्ष बंगाल के चुनाव में बोला था कि वो अवतार नहीं है, भगवान नहीं है, वो एक राजा है। और आप लोगों ने क्या किया था? पूरे देश में देखा है। मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आप देख रहे हैं आर पार। लोगों पर बंदूक तानता दिखा। इस दौरान उसके पीछे कुछ लोग भी भागते नजर आए जो उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे। आजा गोली मार के दिखा। वो बुजुर्ग आदमी एक कंपनी के डंप का चौकीदार बताया गया। पुलिस के मुताबिक उस डंप के मैनेजर और डंपर चालक के बीच विवाद हो गया था, जिसके बाद वो डंपर चालक अपने कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंच गया और आरोप है कि उन्हीं लोगों को रोकने के लिए उस बुजुर्ग आदमी ने उन पर बंदूक तानी थी। वहीं उस डंपर चालक की शिकायत पर उस डंप के मैनेजर के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। उधर जम्मू कश्मीर के राजौरी में खतरों के बीच पहाड़ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया, क्योंकि वहाँ पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर सड़क पर आ गया, जिसकी वजह से वहां लोगों की आवाजाही बंद हो गई, क्योंकि वहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए, जिसे देखकर लोग खौफ से भर गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम जमीन खोदने वाली मशीन के साथ वहां पहुंच गई, जिसके बाद पहाड़ का मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन सड़क से मलबा हटाना आसान नहीं था, क्योंकि पहाड़ से लगातार बड़े बड़े पत्थरों का गिरना जारी रहा। हालांकि प्रशासन की टीम ने खतरों के बीच मलबा हटाने का काम जारी रखा। कई घंटों की मेहनत के बाद सड़क से पहाड़ से गिरे पत्थरों को हटाया गया। इसके बाद दोबारा सड़क को खोला गया। इस बीच राजस्थान के भीलवाड़ा में एक स्कूल में एक छात्रा की पानी की बोतल से छेड़छाड़ के मुद्दे पर हुए बवाल के बाद पुलिस को हालात संभालने के लिए लोगों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ छात्रों ने उस छात्रा की बोतल में पेशाब कर दी, जिससे गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। थोड़ी ही देर में वहां के हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जो वीडियो सामने आया उसमें वहां कई लोग पुलिस से बहस करते दिखाई दिए। देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि लोग पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को खदेड़ना शुरू कर दिया। इस कार्रवाई से वहां भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। छात्रा के परिवार वालों ने स्कूल के कुछ छात्रों पर उसकी बोतल में पेशाब करने का आरोप लगाया। उनका दावा है कि छात्रा ने इसकी शिकायत कॉलेज के प्रिंसिपल से की, लेकिन आरोप है कि उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। इधर दिल्ली के बदरपुर इलाके में मामूली विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर पत्थरबाजी हो गई। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल टकरा जाने के बाद दोनों गुटों में विवाद हो गया और देखते ही देखते वहां पत्थरों की बरसात होने लगी।
जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें दोनों गुट पत्थरों की बरसात करते नजर आए। एक गुट अपनी मकान की छत से पत्थर फेंकता दिखाई दिया तो दूसरे गुट के लोगों ने नीचे सड़क पर खड़े होकर जमकर बवाल मचाया और घर पर पत्थर फेंकते नजर आए। दोनों गुटों की तरफ से इतने पत्थर फेंके गए कि सड़क पर पत्थर ही पत्थर दिखाई दिए। इस पत्थरबाजी में दोनों तरफ के लोगों को चोटें आई। सूचना मिलने पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और दोनों गुटों को शांत कराकर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। बड़ी खबर हरियाणा के नूह से, जहां शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। शोभा यात्रा के दौरान अचानक हुई पत्थरबाजी में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि मौके पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद भी भारी पथराव हुआ और पथराव से शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि कई गाड़ियों में भी आग लगा दी गई और बवाल के बाद धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। खबर है कि मेवात के बाद सोहना में भी उग्र भीड़ ने जमकर हंगामा मचाया और भीड़ ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की तो एक गाड़ी को आग के हवाले भी कर दिया गया। मेवात और सोहना में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जनता से शांति की अपील की। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से अतिरिक्त फोर्स की मांग की क्योंकि दोपहर को शुरू हुआ बवाल शाम होते होते नूह के एक बड़े इलाके में फैल गया और इससे पहले बताया गया कि वहां एक शोभा यात्रा निकल रही थी। उसी दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए जिसके बाद पथराव होने लगा जिससे वहां अफरा तफरी मच गई। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ लोग सड़क पर पथराव करते दिखे। उस वीडियो में एक कार में कई लोग सवार नजर आए जो हंगामा और पथराव होता देख गाड़ी छोड़कर भागते दिखे। इस घटना का जो दूसरा वीडियो सामने आया उसमें एक कार को कुछ लोगों ने घेर लिया और उस पर लाठी लेकर टूट पड़े। कोई उस कार पर डंडे बरसाता दिखा तो कोई पथराव करता दिखा। वहां से सामने आए एक और वीडियो में सड़क पर लोगों की भीड़ नजर आई जो पथराव करती दिखी और वहां हालात ऐसे हो गए कि गुस्साए लोगों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और बताया गया कि जिस शोभा यात्रा के दौरान ये बवाल हुआ उसमें शामिल कई गाड़ियों को नाराज लोगों ने निशाना बनाया और वहां से जो तस्वीर सामने आई उसमें सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां धू-धू कर जलती दिखाई दी। आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव हुआ जिसके बाद एक पक्ष ने उस शोभा यात्रा में शामिल गाड़ियों में आग लगा दी। वहां हालात ऐसे हो गए कि पुलिस की गाड़ियों पर भी हमला कर दिया गया और जमकर तोड़फोड़ की। हर तरफ पुलिस मौजूद है और पुलिस लगातार अपील कर रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें। जिसके बाद भारी तादाद में उस इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया जो सड़क पर पथराव कर रही भीड़ को खदेड़ती दिखी। वहीं अचानक हुए इस बवाल ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया और उस बीच खुद को हिंदूवादी संगठन बजरंग दल का सदस्य बताने वाले मोनू मानेसर का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो नूह से निकलने वाले शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान करते दिखे और आरोप लगा कि इस वीडियो के आमने सामने आने के बाद ही नूह में बवाल हुआ क्योंकि मोनू मानेसर पर पहले भी इस इलाके में कई घटनाओं को अंजाम देने का आरोप लगाया गया जिससे उस इलाके के लोगों में गुस्सा था। आरोप है कि शोभा यात्रा से ठीक पहले मोनू मानेसर का ये वीडियो सामने आते ही कुछ लोग भड़क गए जिसमें वो शोभा यात्रा में शामिल होने का ऐलान करते दिखे। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम में यात्रा में शामिल रहेगी। आरोप है कि शोभा यात्रा में मोनू मानेसर की मौजूदगी पर वहां हंगामा होने लगा जो देखते ही देखते बवाल में बदल गया जिसके बाद लोगों ने पथराव करना शुरू कर दिया और कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और वहां से दिल दिला देने वाली कई तस्वीरें भी सामने आई जिनमें सड़क पर हर तरफ पथराव करते लोगों को की भीड़ नजर आई तो वहीं थाने के बाहर खड़ी कई गाड़ियों की भी आग के हवाले उनको कर दिया गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें लोग इधर उधर भागते दिखे। चीख पुकार और हंगामे के बीच लगातार पथराव होता नजर आया। बवाल के बाद की तस्वीर तो और डरा देने वाली थी जहां सड़क पर हर तरफ पत्थर दिखे। वहीं थोड़ी ही दूर पर बने थाने के बाहर खड़ी गाड़ियां धू-धू कर जलती नजर आईं, जिनसे उठता धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा गया। मतलब सड़क पर उतरकर बवाल करने वालों में पुलिस का भी खौफ नजर नहीं आया। नूह के अलग अलग हिस्सों में जलती हुई कई गाड़ियां और पथराव करते लोगों की तस्वीरें सामने आई जिसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए भारी तादाद में पुलिस को तैनात कर दिया गया और नूह में धारा 144 लगा दी गई। इसी के साथ वहां इंटरनेट सेवा को भी बंद कर दिया गया और लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। वहां से सामने आए वीडियो में गश्त करती हुई पुलिस पर पथराव करते लोग दिखे जिन्हें रोकने के लिए पुलिस भी लाठीचार्ज करती नजर आई। हालात पर काबू पाने के लिए नूह में करीब 1000 पुलिस के जवान तैनात किए गए। साथ ही वहां धारा 144 लगा दी गई और इंटरनेट सेवा भी बंद कर दी गई। वहीं पुलिस पूरे इलाके में गश्त करते हुए माहौल खराब करने वालों की तलाश में जुट गई। उधर चीन की राजधानी बीजिंग में नदी में फंसे एक आदमी का रेस्क्यू किया गया। वहां थुकसरी तूफान की वजह से हुई बारिश से नदियों में उफान आ गया। नदी में पानी बढ़ने के बाद वहां कई गांव को खाली करवा लिया गया, लेकिन वो आदमी नदी के बीच ही फंस गया जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो नदी के बीच एक कार के सहारे अपनी जान बचाने की कोशिश करता दिखाई दिया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके लिए कार को पकड़े रहना मुश्किल हो गया क्योंकि लगातार कार तेज रफ्तार से बह रहे पानी की वजह से काफी हिल रही थी। लेकिन इसके बावजूद उस आदमी ने हार नहीं मानी और कार को कसकर पकड़े रखा। लेकिन तभी अचानक लहरों का एक झोंका आया और कार पलटकर उसमें बहने लगी। एक पल को तो ऐसा लगा मानो वो आदमी नदी में बह गया। हालांकि कुछ ही देर बाद कार पानी के तेज बहाव में रुक गई जिसका फायदा उठाकर वो आदमी कार के ऊपर आ गया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू टीम भी वहां पहुंच गई जिसके बाद उसे नदी से निकाल लिया गया और उसकी जान बचा ली गई।
लेकिन बीजिंग में रहने वाले एक बड़े हिस्से के लोगों की किस्मत सैलाब में फंसे उस आदमी की तरह अच्छी नहीं रही, क्योंकि तुफेरी तूफान ने वहां तबाही मचा दी और वहां इस कदर बारिश हुई कि हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी हो गया, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया। वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें वहां की नदी और नाले उफान पर नजर आए। वहां के रिहायशी इलाकों में इतना ज्यादा पानी भर गया था कि लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क पर खड़ी गाड़ियां पानी में डूबी दिखी और पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि वो किसी भी वक्त उन गाड़ियों को अपने साथ बहा ले जाती। कई इलाकों में तो इतना पानी भर गया कि वहाँ की सड़कें ही गायब हो गयी। ऐसे में पैदल चलना तो दूर, लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लेकिन ये मुसीबत अभी थमती नजर नहीं आ रही, क्योंकि आने वाले दिनों में वहाँ और ज्यादा बारिश हो सकती है। और इसी बीच चीन की राजधानी बीजिंग से डराने वाला एक वीडियो सामने आया, जहां तूफान की वजह से हुई भारी बारिश के बाद सैकड़ों कारें बहने लगी, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे नदी में नाव चल रही हो। इसका जो वीडियो सामने आया उसमें सैकड़ों गाड़ियां खिलौने की तरह बहती नजर आई। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि सड़क पर खड़ी सैकड़ों गाड़ियां एक एक कर बहने लगी। उन गाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद चल रही हो। इस वीडियो को जिसने भी देखा वो डर गया, क्योंकि भारी बारिश की वजह से वो पूरा इलाका ही डूब गया और उसकी चपेट में आने से वहाँ खड़ी गाड़ियां भी डूब गयी। वहीं एक दूसरी तस्वीर में एक रिहायशी इलाके में खड़ी गाड़ियां पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। वीडियो में चारों तरफ मटमैला पानी दिखा, जिसमें सैकड़ों गाड़ियां डूब गयी। लेकिन बीजिंग की ये मुसीबत यहीं कम होने वाली नहीं है, क्योंकि आने वाले दिनों में वहां भारी बारिश का अनुमान जताया गया, जबकि तुफेरी तूफान की वजह से वहां भारी बारिश ने वहां पहले ही तबाही मचाई दी। वहां हर तरफ सिर्फ सैलाब ही बहता नजर आया। कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया, और अगर लोग अपने जरूरी कामों से बाहर निकले भी तो घंटों फंसे रहे, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें कमर तक पानी भरा नजर आया। बताया गया कि वहां भारी बारिश और तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि हजारों लोग बेघर हो गए। वहीं कई उड़ानों पर भी इसका असर पड़ा। कई उड़ानें रद्द कर दी गई तो कई उड़ानें देरी से चली, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। और बड़ी खबर रूस की राजधानी मॉस्को से, वहां एक बार फिर ड्रोन अटैक हो गया, जिसके पीछे रूस ने यूक्रेन का हाथ बताया। रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने 3 ड्रोन उसकी राजधानी पर छोड़े। बताया गया कि ड्रोन हमले में मॉस्को की जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा उनमें एक बिल्डिंग में रूस के 3 मंत्रालयों के दफ्तर हैं, और कुछ देर के लिए वहां का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बंद करना पड़ा। धमाके में किसी की जान जाने की खबर नहीं है। रूस के आरोपों पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी खूब बरसे। उन्होंने मॉस्को ड्रोन अटैक की जिम्मेदारी तो नहीं ली, लेकिन 2 टूक कहा कि रूस की जंग की आंच अब उसे ही जलाने लगी है, क्योंकि रूस लगातार यूक्रेन पर अपनी राजधानी मॉस्को को निशाना बनाने का आरोप लगा रहा है। और एक दिन पहले भी रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री, ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है, एंड ही हैज सेड व्हाट ही हैज सेड। सीएम खट्टर का बहुत बड़ा बयान है कि यह सुनियोजित साजिश लग रही है, यानी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा लग रहा है। और मैं फरवरी 2023 में कांग्रेस के विधायक मामन खान का बयान मैं आपको बता देता हूं। इस बार मंत्री जी याद रखना, ये मोनू मानेसर मेवात से आया तो इसका सिर प्याज की तरह फोड़ दूंगा। अब आप बताइए अखिलेश जी, ये बयान बेवकूफी भरा था कोट अनकोट, या फिर षड्यंत्रकारी था? मामन खान आप ही का विधायक है और रिकॉर्ड इसका बयान है। देखिए, आप लोग बैठ करके एक तरफे अफवाह फैलाने का और पेट्रोल छिड़कने का जो काम करते हैं, बहुत बड़ा रोल आप लोगों का भी है उसमें। आपका श्रेय कम नहीं है ये सब चीजों के होने में। ये मामन खान क्या कर रहा था? मामन खान क्या कर रहा था? ये पेट्रोल छिड़क रहा था, पानी छिड़क रहा था, एक मिनट, या केरोसिन छिड़क रहा था? देखिए, सुनिए अमीश देवगन जी, जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार वहाँ हिंसा, हत्या और अत्याचार। आप उस पर नहीं बात करेंगे किस तरह से समाज को जहरीला बनाया जा रहा है जी, और उसमें आप इसका योगदान भी है, ऐसा नहीं है कि आपका योगदान नहीं है। किस तरह से बनाया जा रहा है चीज़ों को नियंत्रित करने, सौहार्द बनाने की बजाय आज जो लोग सत्ता में या जो महत्वपूर्ण पदों पे बैठे हैं बीजेपी के समर्थन में, उन लोग का रवैया देखिए, ये बहुत दुखद है। हम भारत के भविष्य को कौन सा देश देने की तैयारी कर रहे हैं? यही है भारत का अमृतकाल जिसका हम सब या मोदी जी जिक्र किया करते थे। आज हम हिंसा पे चर्चा कर रहे हैं, चारों तरफ आगजनी की चर्चा कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ की डबल इंजन की सरकार है, यही तो देन है ना इस डबल इंजन की सरकार की अमृतकाल में। हर जगह आग धुआं आपके चैनल पर दिख रहा है। हर जगह पुलिस दिख रही है, हर जगह वो उत्तेजित नारे दिख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा और नफरत दिख रही है। कौन है जिम्मेदार?
अश्विनी और रिजवान दोनों हाथ खड़ा कर रहे हैं। जिम्मेदारी जी ओके, रिजवान अहमद 20 सेकंड, शार्प 20 सेकंड, रिजवान अहमद शार्प 20 सेकंड, रिजवान जी नहीं 20 नहीं, थोड़ी लंबी बात। अमीश भाई जी, प्रोवोकेशन की बात कर लेते हैं। नूपुर ने एक चीज को गंदी तरीके से बोला तो 3 आदमी मर गए, लेकिन नूपुर के बोलने से पहले महादेव का 10 लोगों ने मजाक उड़ाया। वो डिबेट में भी आ रहे हैं, उनका तो किसी का गला नहीं कटा। ये है एक पैटर्न अखिलेश जी, ये है एक पैटर्न। जिस पैटर्न को आप संबोधित करिए, अखिलेश प्रताप सिंह की बात पर 3 गले क्यों कट गए? अखिलेश प्रताप सिंह कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल छिड़का जा रहा है, ये 9 साल के शासन में छिड़का जा रहा है और इसको पोषित किया जा रहा है। जी अमीश भाई, इस देश में एक वर्ग ऐसा है जिसका जय श्री राम से जिसके आग लग जाती है, भारत माता की जय बोल दो तो पेट्रोल लग जाता है, वंदे मातरम बोल दो तो पेट्रोल लग जाता है। और उस वर्ग से मैं ये पूछता हूं, जो लोग नारे लगाते हैं अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, क्या उन लोगों पर भी हिंदुओं को भड़कना चाहिए? जो लोग नारे लगाते हैं इंशाल्लाह भारत के टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह, क्या अगर नारे पर भड़कने का अधिकार है तो वो अधिकार अगर मुसलमान को है तो वो अधिकार हिंदू को भी है। जी, लेकिन मेरा फिर कहना है कि कोई भड़कने की काम ना हो, कोई बात ना हो, महत्वपूर्ण है। मैं आऊंगा आपके पास। क्या भड़कने का ठेका एक ने लिया है क्या? ठीक है, शदाब भड़कने का ठेका एक ने लिया है क्या? वारिस पठान और शदाब भी कुछ अमित जी शदाब, एक सेकंड, अश्विनी मैं आपकी बताऊंगा। शदाब 30 सेकंड, देन अश्विनी उपाध्याय, देन वारिस पठान। ओके, शदाब 30 सेकंड। अमित जी, आज पूरे देश को ये समझना चाहिए कि अभी खबर आ रही है कि वहां पर गुड़गांव में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। यहां देश को शांति की तरफ लाने के लिए सबको एकजुट होना चाहिए। और ये बात करें वो उससे भड़क जाता, उससे भड़क जाता। आज तक मुझे बताइए किसी ने जो नारा लगाया हो कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, दिल्ली पुलिस ने उसको क्या अरेस्ट किया, नहीं किया? क्या वो उसके पर चार्ज फ्रेम हुए, नहीं हुए? अगर हुए तो सूली पे लटका दीजिए। मुसलमान उसके साथ नहीं खड़ा है, मुसलमान भारत के साथ खड़ा है। रिजवान वेट करिए, ये नारे का बीच में नहीं, देखिए 10 सेकंड, हाँ बीच में नहीं, मैं किसी के बीच में नहीं बोल। हाँ, मैं ये बात बहुत स्पष्ट कंडेम कर रहा हूं। हाँ, हम रिप्रेजेंटेटिव हैं कि कोई भी अगर ये नारा लगाता है कि भारत इंशाल्लाह तेरे टुकड़े होंगे, उसको जमीन में 10 फीट नीचे गाड़ दीजिए, हम समर्थन करेंगे। लेकिन इस नारे को बार बार 8 साल से नारा लगाकर मुसलमानों के नाम पर थोपा जा रहा है। अरे भैया, भारत के मुसलमान रिजेक्ट कर चुके हैं आइडिया ऑफ पाकिस्तान को, कब तक हमको जोड़ते रहोगे? ठीक है, हमारी आंतरिक लड़ाई है। अमीश भाई अश्विनी उपाध्याय वेट कर रहे हैं, अश्विनी उपाध्याय वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। अमीश भाई 5 सेकंड, 5 सेकंड रिजवान, 5 सेकंड रिजवान, अमीश भाई 5 सेकंड, 5 सेकंड। अमीश भाई, अरे ये वो देश है जहां बंगाल में जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तार किया गया था, जय श्री राम बोलने पर गिरफ्तार किया गया था। मैंने लोगों को देखा है कि रैली में मुसलमान के मोहल्ले से निकल रहे हो तो भारत माता की जय के नारे क्यों लगा रहे हो, ये मैंने लोगों को बोलते हुए। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। वारिस पठान, ऑल ऑडियोज डाउन। वारिस पठान एंड अश्विनी उपाध्याय ऑन स्क्रीन। वारिस देखिए अमीश भाई, फिलहाल वक्त सही है कि हमको सबको मिलकर ये कहना चाहिए, नूह के अवाम से, जनता से गुजारिश करना चाहिए कि सब कायदे कानून का पालन करें, कोई भी कायदे कानून को हाथ में न ले। मगर प्रशासन की सबसे अधिक जवाबदारी बनती है कि इसको होने से रोके। अभी विश्व हिंदू परिषद वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला कल हम पूरे देश भर के अंदर इसका वो करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। तो क्या करना चाहते हैं ये लोग? फिर वातावरण खराब करने की बातें हो रही, तो ये नहीं होना चाहिए ना। इसलिए मैं बोलता हूं अमीश भाई, हमेशा एक पैटर्न चला आ रहा है। लोगों को बंधक बना लिया जाए, लोगों को बंधक बना लिया जाए, लोगों को कैप्चर कर लिया जाए, आगजनी हो जाए, स्कूल की बसें जला दी जाए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी जाए और शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी अलाउड नहीं है। हथियार उठा ले, आप क्या चाहते हो? नहीं, कौन चाह रहा है? आपके हिसाब से तो ऐसा है कि लोगों को कायदे कानून का पालन नहीं करना चाहिए और हथियार उठा लेना। आप तो ये चाहते हो क्या? आप ये चाहते हो लोकतंत्र में? अरे मैं तो चाह रहा हूँ लोकशाही में कैसे प्रदर्शन करेगा? आप अपने टीआरपी के लिए क्या हिंसा करवाएंगे अब देश में? मैं कह रहा हूं लोकशाही के लिए प्रदर्शन कैसे करेगा? कोई प्रदर्शन ही तो करेगा लोकशाही में। आप
नहीं तो प्रदर्शन करने का वक्त है ये, इस वक्त शांति होने दो पहले पुलिस प्रशासन तो को। नुहू में थोड़ी कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? आपको आके फिर से वो करना अच्छा, चाह ठीक रहे है, हो? ओके ओके ओके, ये आपका लॉजिक तो ये पैटर्न है बीजेपी का, जहां जहां सरकार है, मणिपुर में भी मैं कहता हूं खामोशी ठीक है, इख्तियार कर ली, हरियाणा में पेरिस में कौन सी वीएचपी है? पेरिस में कौन सी वीएचपी है? अभी मैं तो रीसेंट का एग्जांपल कहता हूं, फ्रांस में कौन सी वीएचपी थी? विश्व हिंदू परिषद क्या फ्रांस में है क्या? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या फ्रांस में है क्या? फ्रांस की बात कर रहे हो, रशिया की बात करो, क्यों नहीं बात करूंगा मैं? क्यों नहीं बात करूंगा? पैटर्न एक है, अरे पैटर्न एक है, क्यों नहीं बात करूंगा? न्यू इंडिया 18 है, चैनल क्या है? चैनल न्यूज इंडिया है, और बात कर रहे हो फ्रांस की। अरे फ्रांस से क्या लेना देना आपको? आपको वहां पे रहना है क्या? चले जाइए। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, यू मेड योर पॉइंट, जाइए चलिए। देखिए, यू गॉट योर 2 मिनट्स। ओके, अश्विनी उपाध्याय पेशेंटली वेट कर रहे हैं, एक बार ही बोला है उन्होंने अभी तक पूरी चर्चा में। अश्विनी जी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, 1 मिनट। देखिए अमित जी, जब तक भारत में मजहब के आधार पे कानून रहेगा, मजहब के आधार पे विशेष दर्जा रहेगा, मजहब के आधार पे आयोग रहेगा, मजहब के आधार पे योजनाएं चलेंगी, जब तक सबको एक बराबर नहीं माना जाएगा, तब तक दिमाग एक समान नहीं होगा। जब तक देश में समान शिक्षा नहीं लागू होगी, जब तक मदरसों में सिखाया जाएगा कि जो इस्लाम को माने पाक, जो इस्लाम को ना माने नापाक, तब तक ये समस्या बनी रहेगी। पूरी दुनिया की यही समस्या है। तो फिर अब आपकी सरकार, एक सेकंड, अब तो आपकी विचारधारा वाली, अश्विनी भाई, अश्विनी जी, अब तो आपकी विचारधारा वाली सरकार 9 साल से है, हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या करें? ये तो हुआ, आप कह रहे हैं ये नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करें? तो फिर क्या ये हादसे होते रहेंगे? इंटेलिजेंट सवाल खड़ा होगा ना अश्विनी उपाध्याय। नहीं, मेरा काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि अगर हम फ्रांस की बात करते हैं तो हमें मेवात की बात इसमें भी करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, सीआईडी ने इंटेलिजेंस इनपुट नहीं दिया था कि इस तरह की हिंसा हो सकती है। नहाया ना, दिया था कि नहीं दिया था? अमित जी सुनिए, अमित जी सुनिए, तो फिर क्यों स्टेप नहीं लिए? मैं ये पूछ रहा हूं, चीन में क्यों नहीं हिंसा होती? सिंगापुर में क्यों नहीं हिंसा होती? आखिर सिंगापुर में, चीन में पत्थरबाजी क्यों नहीं होती? चीन में आगजनी क्यों नहीं होती? हमको वहां से सीखना पड़ेगा जिसने जिहाद को कुचला है। हमको नियम कानून चीन वाला लेना पड़ेगा, हमको नियम कानून सिंगापुर का लेना पड़ेगा। जिन राष्ट्रों ने जिहाद को कुचला है वहां की नीतियां लागू करना पड़ेगा। अगर हम फ्रांस के रास्ते पे चलेंगे तो जलेंगे। और आग में घी डालने का काम मैं कह रहा हूं, मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। मानवाधिकार मानव का होता है, दानव का नहीं। जो राक्षसी सोच हो उसको जितने जल्दी कुचल दिया जाए उतना अच्छा होता है। नहीं, देखिए हिंदुस्तान में सबको, मेरा निवेदन है कि इस तरह की बातें हम ना करें जो वैमनस्य फैलाए। हिंदुस्तान में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, क्योंकि बोलने की आजादी है, सबको रहने का अधिकार है, सबको अपने धर्म का अधिकार है। ना किसी को कुचलने की बात है, वो बात लेजिटिमेट नहीं होगी, जायज नहीं होगी। हां, दंगा तंत्र जहां हो उसको कुचलना चाहिए, किसी विशेष चीज को अगर आप बोलेंगे तो वो गलत होगा। ये मेरा काउंटर पॉइंट है। इसके बाद ये आपने गलत बोला, मैं आपको टोकना चाहता हूं अश्विनी उपाध्याय, इट वॉज रॉन्ग ऑन योर पार्ट। ठीक है, मैं रुक करता हूं। नफरत, अमित जी, जो आदमी नफरत फैला रहा हो, जो नफरत वाली सोच हो, जो नफरत वाली शिक्षा हो, जो नफरत वाली चीजें हो, उसको रोकना पड़ेगा। आप सांप को दूध पिला के अगर सोचो, ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। देखिए, हल्ला फूल जैसा होगा लेकिन नहीं देगा। सर, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है शांत रहिए, और मैं इस पर फिर आना चाहता हूं। शादाब, मैं आपके पास आना चाहता हूं और 30 सेकंड आपको मैं सवाल पूछना चाहता हूं। आप कहते हैं फ्रांस से तुलना ना करें, आप कहते हैं कि फ्रांस और मेवात एक बात थोड़ी है। आपकी बात को थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं, लेकिन पैटर्न तो एक है। आप सोचिए, वहां पे भी ऐसे ही घटना हुआ और पूरा शहर जला दिया गया। यहां पर नुहू एक इलाका में तनाव बढ़ गया, और इतना बढ़ गया कि पुलिस की गाड़ियों को टारगेट कर दिया गया, पुलिस वालों को टारगेट कर दिया गया, लोगों को बंदी बना लिया गया। बताइए। बिल्कुल मैंने आपके शो की स्टार्टिंग मैं अभी नांगलोई के विषय पे भी नहीं आ रहा। नांगलोई में क्या हुआ था 3 दिन पहले, सुन लीजिए। अररिया बिहार में क्या हुआ? हाँ, सुन लीजिए। मैं
आप सुन तो लीजिए। मैंने आपके शो के स्टार्टिंग में कहा था कि वायलेंस किधर से भी होगा हम उसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। मणिपुर में कौन सा पैटर्न है? 12-15 साल के लड़के AK-47 लेकर के वो हथियार उठा लिए उन लोगों ने। क्या कहेंगे आप? मैं कह रहा हूं पेरिस है क्या है, यूक्रेन और रशिया वार क्यों रहा है? ये यूक्रेन रशिया की बात ही नहीं किसी ने करी, यूक्रेन रशिया की बात ही नहीं करी, पेरिस की बात करी थी। पेरिस में क्या हुआ था आप बताइए, पेरिस में क्या हुआ था? मैं जानना चाहता हूं आपके मुंह से। आप पढ़ते लिखते होंगे, पेरिस में क्या हुआ था? इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते होंगे, पेरिस में क्या हुआ था? आप बोले या मैं बोलूं? क्या हुआ था पेरिस के अंदर? सिर्फ एक अफवाह थी। मैं बता रहा हूं आपका देश में बहुत ही बड़ा चैनल है, लेकिन आपके सवालों से जवाब नहीं दे सकती थी भाजपा, तो सवालों से भाग गई। अपना प्रवक्ता नहीं भेजा अमीश देवगन का मुकाबला करने के लिए। यह प्रमाणित करता है कि भाजपा नाकाम है, भाजपा जिम्मेदार है। रिजवान अखिलेश, रिजवान अहमद 30 सेकंड, शार्प 30 सेकंड। रिजवान अहमद मेरे पास 20 सेकंड का टाइम है, नॉट इवन 30 सेकंड, 20 सेकंड। अमीश भाई जी, आपकी इजाजत से आपको कहते हुए वारिस भाई को एक सवाल अपना नजर करता हूं, अगर वो चाहे जवाब दें चाहे ना दें। सीधा सवाल है, नूपुर की बात पर 3 गले कट गए, भोलेनाथ के मजाक पर एक भी गला नहीं कटा। क्यों नहीं कटा ये वारिस भाई बताएंगे। बताइए वारिस भाई क्यों नहीं कटा? वारिस पठान, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर के स्टेटमेंट के ऊपर क्या टिप्पणी दी थी? वो टिप्पणी आप समझ लिए, मेरा जवाब है वही। क्या गला काटना जायज था? उनकी वजह से क्या 3 आदमी मारने जायज था? सुप्रीम कोर्ट नहीं। आप ये बताओ, भोलेनाथ के किसी को भी मारना जायज नहीं है, किसी को भी मारना जायज नहीं है। अखिलेश प्रताप सिंह कुछ, अखिलेश प्रताप सिंह फाइनल वर्ड। अखिलेश जी 1 सेकंड, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर पॉइंट। अखिलेश जी, अखिलेश प्रताप सिंह एंड देन अरुण यादव। अखिलेश जी 20 सेकंड्स। देखिए, अभी बताया जा रहा है कि फला दानव है। जो ये बता रहा कि फला दानव है, मान्यवर, जाति धर्म में दानव नहीं होता, दानव दानव होता है। न उसकी कोई जात होती है न धर्म होता है। और दानव या दानवता या पशुता कौन दिखा रहा है? जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी लोग कुछ मिलती जुलती ही कुछ लोग बातें कर रहे हैं। कहने की बात बहुत दूर तक जाएगी। कहते हैं कि सबको एक बराबर होना चाहिए जी। अभी कहा सब बराबर होने चाहिए फलान। अरे भाई, शीर्ष से शुरू करिए ना। अपने गाड़ी में मुख्यमंत्री तक को तो बिठाते नहीं है, प्रोटोकॉल है। ठीक है जी। मेरे पास टाइम लिमिट इतनी है। अरुण यादव 10 सेकंड, अरुण यादव 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड, 5 से 10 सेकंड। वो गाड़ी में नहीं बैठाते और आपके राहुल गांधी जी हरियाणा में आने से पहले किसी को नहीं बताते। ये बात आज मेवात की हो रही है। मेवात में जो हुआ है वो निंदनीय है, और मैं बताना चाहता हूं ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सारा भाईचारा निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की है। चलिए अब बात आगे की मैं कर लेता हूं। और अब बात सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस से मिली एक बहुत बड़ी कामयाबी की। इसे आप नए भारत की ताकत का एक एग्जाम्पल यानी नमूना भी कह सकते हैं। सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस के आरोपी सचिन बिश्नोई को भारत अजरबैजान से वापस ले आया। व्यूअर्स, ये खबर आज आपको जरूर सुननी चाहिए। दिल्ली पुलिस की टीम ने शानदार काम किया है और आज सुबह सचिन बिश्नोई को लेकर अजरबैजान से दिल्ली पहुंच गई। इस पूरे ऑपरेशन को गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय ने इंटरपोल के साथ मिलकर अंजाम दिया। भारत में खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरी प्लानिंग पर नजर बनाए हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अगस्त 2022 में दिल्ली पुलिस कमिश्नर और डीजी एनआईए के साथ कई बैठकें की। गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों संगठनों को नार्को, आतंकवाद और संगठित अपराध सिंडिकेट के खिलाफ काम करने का एक बड़ा निर्देश दिया था। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देशों के बाद विदेश भागे वांटेड क्रिमिनल्स पर शिकंजा कसने की तैयारी भी शुरू हो गई। इस कड़ी में अजरबैजान से सचिन बिश्नोई को भारत लाया जा सका। सचिन बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भांजा है और उस पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या की साजिश करने का आरोप है।
सचिन बिश्नोई सिद्धू मूसेवाला के मर्डर केस के कुछ दिन पहले अजरबैजान भाग गया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के महीने भर बाद ही सचिन ने अजरबैजान में होने की जानकारी दी। दिल्ली पुलिस को लगी इसके बाद भारत सरकार ने एजेंसियों के साथ तालमेल बिठाकर उसकी गिरफ्तारी के लिए डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाना शुरू किया। कई दौर की बातचीत के बाद अजरबैजान की पुलिस ने सचिन बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले एनआईए ने 26 जुलाई को लॉरेंस बिश्नोई के ही खास गुर्गे विक्रमजीत सिंह बराड़ को गिरफ्तार किया था। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल विक्रम बराड़ को एनआईए ने यूएई से पकड़ा था, यानी 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। सिर्फ सिद्धू मूसेवाला केस से जुड़े अपराधियों को ही नहीं, दूसरे क्रिमिनल्स को भी बाहर से लाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बीते 10 महीनों में ऐसे कई ऑपरेशंस या तो हो चुके हैं या एग्जीक्यूशन के अंतिम दौर में है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक करना जायज नहीं है। इसलिए जो लोग गुनाह करके विदेश भागने की फिराक में रहते हैं वो कान खोल के सुन ले, ये वो भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारता भी है और बाहर भाग चुके अपराधियों को वापस लाने में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। फिलहाल आर पार के आज के एडिशन को यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।